हमने आपको पिछली क्लास में एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का चित्र बताया था और उस एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के जो चित्र में आपने देखा था माउथ था, फिर ओसोफेगस था, स्टमक था, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन था। तो मैं आज बताता हूँ आपको डाइजेशन की प्रक्रिया। तो डाइजेशन की प्रक्रिया मनुष्य में 3 जगह पर मुख्यतः होती है। फर्स्ट बक्कल कैविटी या मुख गुहा में। तो डाइजेशन क्या है आप समझो, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ये कहलाता है डाइजेशन। एक बात आप क्लियर कट अपने दिमाग में जमा लें, वो जमा लें कि भोजन के जटिल अणु हैं क्या। जैसे मैं आपसे बात करूं कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है वो जटिल अणु है, ग्लूकोज उसका सरल अणु है। फिर मैं बात करूं फैट जटिल अणु है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल उसका सरल अणु है। ऐसे मैं आपसे बात करूं प्रोटीन जटिल अणु है और अमीनो एसिड उसका सरल अणु है। तो एंजाइम की सहायता से जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ये कहलाता है पाचन या डाइजेशन। एक बात क्लियर कट आप समझे, 3 जगह जहाँ पाचन होता है, पहला होता है बक्कल कैविटी में देखें, दूसरा होता है स्टमक में, और तीसरा पाचन की जो प्रक्रिया होती है ड्यूडेनम या छोटी आंत में। क्लियर ना? तो 3 जगह जब पाचन की प्रक्रिया हुई तो आप समझे पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में फिजिकल चेंज क्या होता है, दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ा जाता है और सलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि से निकला हुआ सलाइवा उसमें अच्छी तरह से मिक्स होता है और भोजन जो है एक गोली संरचना में परिवर्तित होता है। और वो भोजन का जो गोली संरचना उसे क्या कहते हैं, बोलस। तो फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से क्या परिवर्तन हुआ भोजन में कि भोजन एक गोली संरचना में परिवर्तित हो गया जिसे कहते हैं बोलस। फिर केमिकल चेंज देखिए आप देखेंगे कि सलेवरी ग्लैंड होती है, सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है सलाइवा, सलाइवा मतलब लार के निकलने के कारण बक्कल कैविटी का जो पीएच है वो लगभग 7.3 से 7.6 हो जाता है, अर्थात हल्का क्षारीय माध्यम हो जाता है। हल्के क्षारीय माध्यम में सलेवरी ग्लैंड से निकलने वाले 2 एंजाइम जो महत्वपूर्ण है, पहला है एमाइलेज जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो देखें एमाइलेज या टाइलिन ने स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। क्लियर ना? स्टार्च क्या होगा, ये भोजन का जटिल अणु है, कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है और ग्लूकोज क्या है उसका सरल रूप। फिर आप देखें दूसरा है लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, सलेवरी ग्लैंड से। अब लाइसोजाइम ने क्या किया, जो भोजन ये पाचन में अपनी डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाता, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाता है, हानिकारक जो सूक्ष्म जीवों को उसको नष्ट करने का काम करते हैं। कौन, लाइसोजाइम। अब भोजन कहाँ पहुँचता है, बक्कल कैविटी से ओसोफेगस में। ओसोफेगस में क्या होता, पाचन नहीं होता, तो फिर आप जाने क्या, इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिससे चिपचिपा म्यूकस स्रावित होता है, जो आसानी से भोजन बक्कल कैविटी से ओसोफेगस से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में। इसके अलावा ओसोफेगस में क्रमण कुंचन गति पाई जाती है। याद रखेंगे कौन सी गति, क्रमण कुंचन। सिलियरी इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है जिसमें क्रमण कुंचन गति पाई जाती है, जिससे भोजन आसानी से बक्कल कैविटी से कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। क्लियर ना बात? अब मैं बात करता हूँ स्टमक में जैसे ही भोजन पहुँचता है तो स्टमक में भोजन के 2 रूपों में परिवर्तन होता है। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ डाइजेशन इन स्टमक। पहला फिजिकल चेंज, भोजन की जो स्टमक की जो दीवार है थिक होती है, मोटी होती है, उसमें गतियाँ होती हैं। उस गतियाँ के कारण भोजन एक पेस्ट के रूप में कन्वर्ट होता है, लुड्डी जैसी संरचना में परिवर्तित होता है, अर्थात उसको काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइन। तो भोजन का जो भौतिक परिवर्तन है स्टमक में वो किस रूप में हो जाता है, काइन। इसके पहले आपने भौतिक परिवर्तन देखा था कहाँ, बक्कल कैविटी में। उस भौतिक परिवर्तन युक्त भोजन को कहते हैं बोलस। अब केमिकल चेंज क्या होता है आप जानते हो, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। मनुष्य का स्टमक एक बार बता दो यहाँ 3 भागों से मिलकर बना होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। मनुष्य के स्टमक में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। और इसकी जो दीवार है, देखिए ये दीवार दिख रही है आपको, इस दीवार में क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या स्रावित होता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार के एंजाइम या केमिकल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, माध्यम जो अम्लीय
माध्यम जो मुख गुहा में माध्यम कैसा था, क्षारीय माध्यम था, उसको अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करना यह सेल का काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम है। ठीक है, अब देखें पेप्सिन का काम। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स या अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, क्लियर ना। अब रेनिन का काम आप देखें, रेनिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं दूध में जो मिठासपन होता है, मीठापन होता है, वो दूध में पाई जाने वाली एक विशेष प्रोटीन के कारण होता है जिसे कहते हैं कैसीन, या मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कैसीन। तो सबसे पहले रेनिन क्या करता है, प्रोरेनिन के रूप में रहता है। ये जो उसका अक्रिय रूप है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको रेनिन में कन्वर्ट करता है। फिर रेनिन जो है मिल्क में पाई जाने वाली जो कैसीन है, इससे क्रिया करके पैराकैसीन बनाता है। अब पैराकैसीन कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। अर्थात मैं आपसे बात करूं, जो लिक्विड रूप में होता है दूध या मिल्क, उसको क्लॉट कर देता है कौन, रेनिन, थक्का जमा देता है, जिससे वो स्टमक पर अधिक समय तक रुका रह सके। केवल रेनिन का काम यही है। अब कैल्शियम पैराकैसिनेट में क्या है, मुख्यतः कैसीन प्रोटीन। इसमें मैं ये समझा रहा हूं तुम्हें कैसीन प्रोटीन का पाचन। कैसीन प्रोटीन का पाचन के कौन करता है, पेप्सिन ही। रेनिन का काम था जो मिल्क था, जो लिक्विड फॉर्म में था, द्रव रूप में था, उसको क्लॉट करना, जिससे वो अधिक समय तक स्टमक में रुका रह सके। ठीक है, अब देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। क्लियर ना। मतलब लाइपेज का काम है फैट का पाचन करना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्लियर ना। अब भोजन पहुंचता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आप जानते हैं दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं, लिवर और पेंक्रियाज। लिवर से मैं बता दूं आपको बाइल जूस निकलता है, या क्या निकलता है, बाइल जूस, जिसे पित्तरस कहते हैं। और पित्तरस पित्ताशय में कलेक्ट होता है, कहाँ, पित्ताशय में। और फिर पित्ताशय से धीरे धीरे वो एक कॉमन डक्ट के द्वारा कहाँ, ड्यूडेनम के भोजन में मिलता है। तो जैसे ही बाइल जूस भोजन में मिलता है, वो माध्यम क्या कर देता है, क्षारीय। तो प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण आता है, बार बार आया है कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे आप। और पाचन में प्रत्यक्ष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, अप्रत्यक्ष रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो लीवर के 5 कार्य देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लीवर का एक महत्वपूर्ण काम यही है कि अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलना, भोजन का एक महत्वपूर्ण काम है। लीवर का एक महत्वपूर्ण है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, लीवर का एक महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, और लीवर का एक महत्वपूर्ण आपने काम जाना भी कि यूरिया का निर्माण करना, लीवर का एक महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लिएज। याद रखना, एमाइलेज का एंजाइम का श्रावण सिलेवरी ग्लैंड से हुआ था, और एमाइलेज का सिक्रीशन यहाँ से भी होगा पेंक्रियाज। तो वहाँ निकलने वाले पेंक्रियाज को कहते हैं सिलेवरी सिलेवरी एमाइलेज, और यहाँ कहते हैं पेंक्रियाटिक एमाइलेज। पेंक्रियाटिक एमाइलेज क्या काम करेगा, स्टार्च का ग्लूकोज में को कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को, अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब देखिए पेंक्रियाटिक लाइपेज। अब पेंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, वही जो फैट को किसमें बदल देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्लियर ना। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन या पेप्टोन्स का अमीनो एसिड में पाचन करना, अर्थात ट्रिप्सिन किसके लिए है, प्रोटीन के लिए है। और न्यूक्लियस एंजाइम है, यह न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है, अर्थात डीएनए और आरएनए का पाचन करता है। इस प्रकार मैं आपसे बात करूं, ड्यूडेनम तक भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जब ये छोटी नाल के इलियम में पहुंचता है तो वह बिलाई नामक संरचना होती है, जो बचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करके कहाँ पहुंचा देती है, ब्लड में। ठीक है, ओके।